बच्चों आज नीट स्पेशल सीरीज का जो न्यूमेरिकल है वो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है। हम लोग क्लासेस को बिल्कुल टाइम जाय किए बिना बिल्कुल काम की बात करें, आपके फायदे की बात करें, हंसी मजाक की बात नहीं करें। मैं चाहता हूं कि जितना टाइम आप यहाँ पे दो वो आपको काम में आ जाए। बाकी हंसी मजाक के लिए 24 आवर्स में आपको बहुत टाइम मिलता है। जब YouTube खोलो तो काम की बात हो। तो मैं कह रहा हूं कि द 4 आर्म्स ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज फिगर में दिखा गया है, 4 आर्म्स दिया गया है और इन आर्म्स के रेजिस्टेंस के बारे में यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर है BD के बीच में, उसका रेजिस्टेंस 15 ओम है और उसका करंट IG है और बताना है कि इसमें करंट कितना फ्लो करता है और AC के अक्रॉस में एक 10 वोल्ट EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाला एक सेल लगाया गया है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको IG निकालना है। इनफैक्ट हमें IG पता करना है कि IG का वैल्यू कितना होगा। IG हमें पता करना है, दिस IG का वैल्यू हमें निकालना है, व्हाट ये निकालना है। दिस इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन का डिमांड है बच्चों, आप उसी पर काम करना है। तो हम लोग सीधे चलते हैं। यहाँ हम लोग किरचॉफ्स लॉ का यूज करते हैं। किरचॉफ्स लॉ को दो पार्ट में बांटते हैं, KCL और KVL। KCL में हम लोग करंट को जंक्शन में जाने के बाद किधर कितना जा रहा है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग देखते हैं और KVL में हम लोग लूप पर काम करते हैं, ये वोल्टेज पे काम करते हैं। तो यहाँ पे KCL की जरूरत नहीं बच्चों, इसलिए जरूरत नहीं है कि ऑलरेडी जंक्शन में करंट को बंटवारा करके दिखा चुका है, सारा कुछ मेंशन है। करंट का डायरेक्शन फॉलो किधर जा रहा है, कितना कौन करंट जा रहा है, ये भी मेंशन किया हुआ है। आपको ट्रेवर्स का डायरेक्शन नहीं दिया है कि आप लूप में आप किस डायरेक्शन में चलोगे। तो लूप में डायरेक्शन में चलना है आपको, ये आपको खुद तय करना है किधर चलना है। तो आप सुविधा के हिसाब से जैसे चलना चाहो चल सकते हो। तो मैं कोशिश करता हूं कि इस डायरेक्शन में चलूं, इस लूप में। तो डायरेक्ट हम लूप की बात करते हैं बच्चों। तो किस लूप में चलते हैं हम लोग? AB इन लूप ABDA, ABDA। A से B चल रहा हूं मैं, A से B करंट कितना है I1 और रेजिस्टेंस कितना है 100, तो यानी 100 I1। फिर आगे चल रहे हैं हम B से D, तो कितना है करंट IG है, उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं और रेजिस्टेंस 15 है, तो ये हो गया आपको 15 IG। और जब D से A चल रहे हो, उल्टी दिशा में चल रहे हो रिवर्स, तो ये 60 I2 है, तो ये माइनस हो जाएगा 60 I2 इक्वल टू। और इस लूप में कहीं भी सेल नहीं है, तो सेल नहीं तो राइट डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, दाहिनी तरफ के जो सेल उसमें लगा हुआ है तो सेल के EMF के हिसाब से वैल्यू हम लोग बैठाते हैं। तो यहाँ सेल है ही नहीं, तो अब इसमें 5 का यहाँ पे कॉमन आउट आता है, तो 5 अगर कॉमन लेते तो 20 I1 हो जाएगा, अब प्लस 3 IG होगा और यहाँ पे माइनस 12 I2 होगा इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब दूसरा लूप की बात करते हैं, कोई एक और लूप ले लेते हैं, इस लूप की बात करते हैं। इस लूप में ऐसे चल रहे हैं हम लोग, इस लूप में इस डायरेक्शन को फॉलो करते हैं हम लोग, इस डायरेक्शन को मान लो ऐसे चल रहे हैं। तो अब इस लूप में हम लोग जब चल रहे हैं तो इस लूप में हम लोग क्या क्या चीज फेस करेंगे। तो पहले लूप का नाम ले लेते हैं हम लोग, यहाँ लिखेंगे इन लूप। कौन सा लूप की बात हो रही है? B से D चल रहे हैं, D से C एंड C से B, B to D, D to C, C to अगेन B। अब यहाँ पे B से D चल रहे हैं, करंट IG है, 15 ओम रेजिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा आपको 15 IG। उसके बाद यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में I2 प्लस IG और रेजिस्टेंस 5 है, तो ये हो जाएगा बच्चों 5 I2 प्लस IG। एंड वंस अगेन C2, जब B जा रहे हैं तो उल्टी दिशा में चलेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा -10 और करंट है I1 माइनस IG इक्वल टू, यहाँ भी सेल नहीं है तो 0 हो गया। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं 5 कॉमन आउट आ रहा है बच्चों, तो 5 को हम इस तरह से कॉमन आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 3 जा, तो ये IG हो गया। 5 हमने कॉमन आउट कर लिया, तो ये I2 और प्लस IG हो गया। और 5 यहाँ भी हमने कॉमन आउट करा है, तो -2 रहा, तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 इंटू I1, तो -2 I1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 IG इक्वल टू 0। 5 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब ये जो फैक्टर है हमारा ब्रैकेट के अंदर वो 0 हो जाएगा। 3 IG प्लस IG, 4 IG प्लस 2 IG,
तो 4 + 2 यानी 6IG हो गया, और प्लस I2, एक जगह I2 है यहाँ पे I2, और -2I1, 2I1 = 0। ये इक्वेशन हमारा 2 आ गया। अब हमें कुछ चीज यहाँ पे डिलीट करना चाहेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये जो इक्वेशन हम लोगों ने ले रखा है तो इसको मैं सेफ जगह में रख लेता हूं। अब हम चलते हैं किसी एक और दूसरे लूप में। कौन लूप लिया जाए? तो हम लूप लेते हैं यहाँ पे, ये 2 लूप तो हमने ले लिया है। अब हम लोग चलते हैं सेल को कनेक्ट करने वाला लूप। तो सेल को कनेक्ट करने वाला लूप कहाँ से चलते हैं? A से D, D से C, C से होते हुए फिर हम A आते हैं ना। तो लूप की अगर बात करें तो ये लूप हमारा हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं इन लूप A to D, A to D, D to C, और C से फिर A जाना है। A to D, D to C, C से A जाना है। इस बीच में कई टर्निंग पॉइंट का नाम नहीं दिया गया है, आप रख भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, नहीं रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप चलो सीधे लूप में काम करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम कहाँ चल रहे हैं? A to D। कितने हैं हमारे पास? करंट I2 और रेजिस्टेंस 60 है, तो ये जाएगा 60 I2, 60 I2। उसके बाद चलते हैं D to C, तो ये है रेजिस्टेंस 5 है, और उसके बाद I2 और प्लस IG। उसके बाद जब ऐसे आते हैं तो हम लोग सेल में चल रहे हैं। अब तो कहीं पे रेजिस्टेंस है नहीं, अब इक्वल टू कर देते हैं। सेल का डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऐसे ही चल रहे थे हम लोग, तो इस डायरेक्शन में सेल का ये पॉजिटिव EMF है, तो ये हो जाएगा आपको 10। अब इसमें भी अगर हम कहें कि 5 इसमें कॉमन आउट है, तो इसको 5 हम लोग कॉमन आउट करके देख लेते हैं। तो 5 कॉमन आउट करके इसको कैंसिल कर देते हैं। 5 कॉमन आउट कर लिया तो ये हो जाएगा 12 I2, और उसके बाद 5 कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे हो गया I2 और प्लस IG, और इक्वल टू यहाँ हो गया 10। 5 से इसको कैंसिल कर देंगे तो इधर 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 12 + 1, तो ये हो गया 13 I2 और प्लस IG, और ये इक्वल टू हो गया आपको 2। तो इसको हम इक्वेशन 3 रख देते हैं। तो अब हमें करना क्या है बच्चों? हमें करना ये है कि इस इक्वेशन में हमें IG निकालना है। I2 IG है हमारे पास, और यहाँ पे I1 I2 और IG भी है। तो अगर हमारा I1 कैंसिल हो जाता है तो हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल सोच आपको आना पड़ेगा। तो हम लोग करते क्या, जैसे I1 हमें कैंसिल करना है तो इक्वेशन 2 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 20 हो जाएगा। यहाँ पे 20 माइनस हो जाएगा 20 प्लस, तो हम ऐड कर लेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी इक्वेशन 1 में आप 10 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2 ऐड कर दो, यानी इक्वेशन 1 में 10 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2 ऐड करना है। तो आप इक्वेशन 1 क्या है पहले उसको लिख लो। तो इक्वेशन 1 है बच्चों 20 I1, उसके बाद है आपको 3 IG, उसके बाद है -12 I2। अब उसमें ऐड करना है आपको कितना? 10 से मल्टीप्लाई करा हमने, 10 से इसको मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 60 IG। उसके बाद हो जाएगा प्लस 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये पूरा 10 I2 और -20 I1 = 0। -20 I1 और +20 I1 कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या रह गया? यहाँ पे 60 IG और यहाँ पे 3 IG, तो ये बच्चों हो जाएगा 63 IG, और उसके बाद ये हो जाएगा -12 I2 और +10 I2, तो -2 I2 = कुछ नहीं है उधर, तो 0 है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ इक्वेशन इसको 3 करा, इसको इक्वेशन 4 कर दो। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो आई थिंक कि हमारा IG आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो बाकी चीज को हम इरेज कर लेते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करना है बच्चों। सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है?
तो हमें करना यह है कि I2 अगर हमारा ये खत्म हो जाए, कैंसिल हो जाए, तो IG मिल जाएगा। तो आप एक तरीका तो ये है कि I2 का वैल्यू यहाँ निकाल करके आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। दूसरा तरीका है कि आप एक दूसरे का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे भी करना चाहो। तो हम चाहते हैं कि I2 का वैल्यू यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ से I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं तो 63 IG, और ये इधर की तरफ कर देते हैं तो 2I2 हो जाएगा। तो 63/2 IG इक्वल टू हो जाएगा I2। अब ये I2 का वैल्यू इक्वेशन 3 में बैठा दो। ये हमने इक्वेशन 4 को आगे बढ़ाया। अब लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, तो ये 13 है, 13 I2 है। I2 का मतलब हो गया आपको ये 63/2 IG। I2 का मतलब I2 13 I2 63/2 IG, उसके बाद है फिर IG, और इक्वल टू इधर की तरफ 2 है। अब इसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन आउट कर लेते हैं, IG को, IG कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 13 × 63/2 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब यहाँ से IG का वैल्यू आप सॉल्व करके निकाल लो बच्चों। इसको एलसीएम कर लो, एलसीएम करने के बाद जो वैल्यू आता है इसको निकाल लो। 63 को 13 से मल्टीप्लाई करो, ये काम तुम्हारा है बच्चों, तुम खुद कर सकते हो। 3 3 जा 9 एंड 6 3 जा 18, 3 और 6 9, ये हो गया 8 + 3 11, 1 और ये 6 1 7 8 819, तो 819 हो गया ये बच्चों। तो ये हो गया IG इक्वल टू IG मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 819/2 प्लस 1 इक्वल टू 2। इसको और फर्दर सॉर्ट आउट करते हैं। IG एलसीएम यहाँ 2 हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 819 + 2 इक्वल टू यहाँ पे 2। अब यहाँ पे दोनों को सॉल्व कर लो, कितना आता है बच्चों, ये काम तो आप खुद कर सकते हो, आराम से कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a battery of 10 volt and negligible internal resistance is connected across the diagonally opposite corners of a cubical network consisting of 12 resistors, each of resistance 1 ohm. Determine the equivalent resistance of the network and the current along each edge of the cube. देखो बच्चों, ये एक क्यूब है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। मैं उस क्यूब को पहले कोशिश करता हूँ पहले बना डालूं। इसमें 12 आर्म्स का क्यूब है और हर एक आर्म्स का जो रेजिस्टेंस है 1 ओम है। हर एक आर्म्स का रेजिस्टेंस 1 ओम है और डायगोनली अक्रॉस, यानी अक्रॉस डायगोनली का मतलब होता है कि इंटरनल डायगोनल। चूंकि डायगोनल क्यूब में 2 तरह का होता है, एक बॉडी डायगोनल होता है और एक फेस डायगोनल होता है। तो यहाँ पे मेंशन नहीं है कौन सा डायगोनल, तो आपको ये समझ लेना है कि ये बॉडी डायगोनल है। बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल क्या है मैं थोड़ा यहाँ बता दूं। जैसे हमने एक यहाँ पे एक क्यूब बनाया, ये क्यूब बना हमने, ये क्यूब बना, तो अब इसमें से कोई एक फेस ले लेते। जैसे एक फेस हमने ये ले लिया, कोई एक फेस ले लिया, कोई भी, जैसे ये फेस ले लिया हमने, इस फेस में एक डायगोनल होगा, इसको बोलते हैं फेस डायगोनल। और उसके बाद बॉडी डायगोनल क्या है, एक डायगोनल है जो बॉडी के अंदर से जाएगा। ये कॉर्नर और यहाँ वाले कॉर्नर्स को आप मिला दो, ये जो डायगोनल है बच्चों ये बॉडी डायगोनल कहलाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर से वो इस कॉर्नर तक जाता है। इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल, इसको बोलते हैं फेस डायगोनल। तो यहाँ ये क्लियर नहीं करा है उसमें कि कौन सा डायगोनल है, बॉडी डायगोनल है या फेस डायगोनल है। तो ये अंडरस्टूड हम लोग मान के चलेंगे ये बॉडी डायगोनल है। तो अब ये पहले हम लोग क्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, पहले क्यूब बना देते हैं। तो क्यूब हमारे पास कुछ इस तरह का बनना चाहिए। चलो ये क्यूब बन गया हमारा। अब इस क्यूब के हर एक आर्म में जो रेजिस्टर है वो रेजिस्टेंस 1 ओम का है। 1 ओम का रेजिस्टेंस है, अंडरस्टूड है, इसको नहीं लिखते हम लोग, बहुत ये हो जाएगा।
कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अब हमें करना क्या है कि इसमें जो बॉडी डायगोनल है किसी के अक्रॉस, किसी के, मान लो यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया, फेस का नाम पहले मैं दे देता हूं, तो फेस का नाम दे देता हूं यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ जी कर दो, यहाँ पे एच कर दो। चलो अब हमें बॉडी डायगोनल के अलोंग हमें टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो बॉडी डायगोनल के अलोंग का मतलब है अक्रॉस ए एन जी, अक्रॉस ए एन जी, या यूं कहा जाए कि अक्रॉस ई एन सी या अक्रॉस एफ एन डी, ये सभी बॉडी डायगोनल है। तो अक्रॉस ए एन जी, तो कह रहा है अक्रॉस ए एन जी बॉडी डायगोनल के अलोंग जो है एक 10 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है। तो 10 वोल्ट का एक बैटरी यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। अब इसको हम लोग यहाँ से इस 10 वोल्ट बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया हमारा 10 वोल्ट बैटरी का एक कनेक्शन। अब हमें करना क्या है, हमें करना है कि जो ये 10 वोल्ट का बैटरी हमने इसमें कनेक्ट करा, तो ये करंट इस जंक्शन में आने के बाद सभी डायरेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर फर्दर आगे चल करके फिर उसको जंक्शन मिलेगा, वहां डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी। फिर आगे एक जंक्शन है, फिर वहां डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी, फिर जाके यहाँ पे मिलेगा। तो अब यहाँ हमें ये तय करना है कि ये करंट, तो ये हमें पता है नहीं कितना करंट है और किस डायरेक्शन में कितना करंट जाएगा। तो बेसिकली हम लोग ऐसा करते हैं कि हर एक आर्म्स का रेजिस्टेंस सेम है। तो अगर जंक्शन यहाँ पे करंट आता है बच्चों, इस जगह में अगर करंट आता है, तो ये करंट तीनों तरफ बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि तीनों तरफ का रेजिस्टेंस इक्वल है। तो इक्वल रेजिस्टेंस इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और फिर फर्दर आकर के यहाँ फिर ये दो डायरेक्शन में फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हम लोग ऐसा कुछ करते हैं कि करंट का वैल्यू कुछ ऐसा ले लिया जाए कि डिस्ट्रीब्यूट करने में हमारा इंटीग्रल वैल्यू मिले। जैसे अगर हमने यहाँ पे इसको 6i रखा, मान लो करंट हमारा इसमें 6i है, तो अगर 6i करंट लेते हैं तो इधर की तरफ 2i करंट हो जाएगा, इधर भी 2i करंट होगा, इधर भी 2i करंट होगा। अब ये 2i करंट इस जंक्शन में आने के बाद इधर की तरफ चला जाता है वो i, और इधर भी चला जाएगा वो i, चूंकि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। इसी तरह से यहाँ से ये 2i करंट जब यहाँ पे आता है तो ये रेजिस्टेंस सेम है, ये भी सेम है, तो ये बराबर बढ़ जाएगा i, और इधर की तरफ भी i हो जाएगा। ऐसा ही 2i करंट आ रहा है जंक्शन में, तो यहाँ भी i जाएगा और इधर भी i जाएगा। अब हम लोग फर्दर आगे को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसकी तरफ i आ रहा है, इधर से भी i आ रहा है, तो ये दोनों मिलकर के इधर की तरफ 2i करंट हो गया। अब रही बात इस जंक्शन में, इधर से i आ रहा है, इधर से i आ रहा है, तो ये मिलके यहाँ पे 2i हो गया। अब यहाँ से इधर से i, ये मिलकर के इधर 2i हो गया, तो 2i प्लस 2i, तो फिर ये आपको 6i हो गया। यानी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सही है। अगर सही नहीं होता तो फिर यहाँ आकर के 6i चला, पूरे सर्किट में बढ़ गया, फिर मिलने के बाद 6i होना चाहिए था, आउटगोइंग करंट भी तो मिल गया हमें। इसका मतलब हम लोगों ने KCL का यूज बड़े आसानी से कर दिया। अब हमें KVL का यूज करना है। तो बच्चों ये पूरे सर्किट का जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो A और C के बीच में, A और G के बीच में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स का जो हम लोग कॉम्बिनेशंस करके रिजल्टेंट निकालते हैं, ये यहाँ पे TDS है, ये संभव नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ KVL का सहारा लेते हैं। तो KVL का सहारा लेते हैं तो हम लोग सेल वाले सर्किट को देखते हैं, तो उसमें एक लूप ले लेते हैं। तो हम लोग लूप ले लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इन लूप। कौन सा लूप लेते हैं हम, तो लूप ले लेते हैं हम A to D, D to C, C to G और फिर G से होकर के A। तो A to D और D से C, C से
सीधे G और G से फिर A आ गए। इस लूप में चलते हैं हम लोग। जब A to D चलते हैं बच्चों, तो ये हमारा करंट कितना है 2I और ओम 1 ओम रेजिस्टेंस है, हर एक का रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो मैं एक में लिख देता हूँ, बाकी सब में वही है। तो करंट मल्टीप्लाइड रेजिस्टेंस 2I मल्टीप्लाइड 1, तो यानी 2I हो जाएगा। तो ये हो गया 2I। फिर आगे चलते हैं, यहाँ भी रेजिस्टेंस 1 है और करंट I, तो ये हो जाएगा प्लस I इंटू 1 यानी I। फिर यहाँ से रेजिस्टेंस 1 ओम है, करंट 2I है, तो 2I इंटू 1 यानी 2I, तो प्लस ये हो गया 2I। ये और ये हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग, और बीच में कहीं रेजिस्टेंस नहीं है, डायरेक्ट हमारा सेल है और सेल के डायरेक्शन में हम ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो अब ये वैल्यू हो गया हमारा 10 वोल्ट 10 वोल्ट। तो अब टोटल यहाँ कितना हो गया बच्चों, तो ये 2 + 1, तो ये हो गया 5I = 10, यानी I = 2 एम्पियर। यानी इस सर्किट में टोटल करंट जो है हमारा 2 एम्पियर है। तो करंट तो हमें मिल गया कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। करंट हमने वैसे आर्बिट्रेरली मान लिया था, तो I का वैल्यू यहाँ पे हमारा 2 एम्पियर हो गया। अगर हम सेल से निकलने की बात करें, हर एक आर्म्स की बात करें, जहां जो मल्टीपल है वहां मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे सेल से करंट निकलने की बात है तो ये 6I है। 6I का मतलब है कि सेल से निकलने वाला करंट हमारा 6 एम्पियर मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो ये 12 एम्पियर हो जाएगा। इस आर्म की बात करेंगे तो 2I है, I का वैल्यू यहाँ 2 एम्पियर है, तो 4 एम्पियर इधर गया। तो हर एक आर्म्स में हमने उसका करंट का वैल्यू यहाँ से निकाल लेना है। आराम से हम निकाल लेंगे, I का वैल्यू हर एक आर्म से बैठा देंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगा। लेकिन हमें निकालना इसमें जो मेन चीज है वो है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम लोग करते क्या है कि मान लिया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा R है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने मान लिया R। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट। तो वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज कितना है सर्किट में, टोटल वोल्टेज एक ही जगह है, कितना वोल्टेज दे रहे हैं हम, तो वोल्टेज यहाँ पे हम 10 दे रहे हैं, अपॉन करंट। तो करंट कितना है हमारा यहाँ पे, तो करंट यहाँ पे हम 6I दे रहे हैं, यहाँ पे करंट यहाँ पे 6 है, तो 6 और I का वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन, और इसको कैंसिल कर देते हैं ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, कैंसिल कर दो यहाँ पे, 2 1 जा 2 और 2 5 जा इतना, तो ये हो गया बच्चों आपको 5/6 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का हो जाएगा 5/6 ओम। तो आप इसको पॉज करके लिखो बच्चों। अगला क्वेश्चन है 12 वायर्स ईच हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ क्यूब। सिमिलर क्वेश्चन लग रहा है कि हमारे पास यहाँ 12 वायर है और हर एक वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम है और ये क्यूब का फॉर्मेशन करता है। Find the resistance of the cube between two corners of diagonal of one face of the cube। यहाँ पे फेस के डायगोनल के along में हम लोग उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस ऑफ द क्यूब कितना होगा वो पता करना है। तो हम लोग पहले फिगर को बनाते हैं। यहाँ पे फिगर कुछ कोशिश करते हैं बनाने का, कुछ इस तरह से। हमारे पास 12 वायर्स है, तो ये हम लोग कुछ इस तरह से बनाते हैं। चलो, ये हमने क्यूब बना दिया और हर एक आर्म का जो रेजिस्टेंस है 1 ओम है। अब इन टर्निंग पॉइंट्स का कुछ नाम दे देते हैं बच्चों, कुछ नाम दे देते हैं, अच्छा रहेगा कुछ नाम दिया जाए। तो नाम हम शुरू करते हैं यहाँ से, ए, इसको कर देते हैं हम बी, सी और डी, इसको ई, एफ, जी और एच। तो किसी फेस के अलोंग हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द क्यूब बिटवीन टू कॉर्नर्स ऑफ द डायगोनल ऑफ वन फेस। यानी फेस डायगोनल यहाँ पे मेंशन है। तो फेस डायगोनल का मतलब होता है जैसे ए और सी लिया तो ये फेस डायगोनल हो जाएगा, डी और बी लेंगे तो फेस डायगोनल हो जाएगा। यहाँ पे कोई सेल वगैरह का जिक्र नहीं है, तो जब सेल का पता नहीं है तो यहाँ पे करंट के बारे में ये पता करना मुश्किल है कि करंट कितना दिया जाए।
और सेल अगर रहता तो हम रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के हिसाब से सेल के वोल्टेज के हिसाब से करंट का वैल्यू हमें पता हो जाता। सेल मेंशन नहीं है इसलिए करंट के बारे में आप नहीं बता सकते हो, तो करंट चाहे तो आर्बिट्रेरली कुछ एक गिवन वैल्यू ले सकते हो। तो मान लिया कि हमने यहाँ पे एक सर्किट लगा दिया, सेल का ईएमएफ हमें पता नहीं है और इसको बी से हमने कनेक्ट कर दिया। चलो बी से कनेक्ट कर दिया तो ये डायगोनल के अलॉन्ग हो जाएगा। खाली इतना हमको पता है, मान लिया कि ये करंट कितना जा रहा है, तो करंट नहीं पता है तो हम करंट कोई गिवन मानना पड़ेगा। जैसे उसमें हमने 6I मान लिया था सुविधा के लिए कि जंक्शन में जाएगा और क्योंकि 3 डायरेक्शन में बटेगा और तीनों तरफ बराबर बराबर रेजिस्टेंस है तो ऑब्वियसली इक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमने यहाँ 6I लिया था तो 2I आया था, फिर फर्दर जंक्शन में जाके फिर बट रहा था दो तरफ, तो फिर I में आराम हो रहा था। चूंकि वहां पे हमारे पास सेल का ईएमएफ दिया हुआ था तो फिर फर्दर करंट का वैल्यू हम निकाल सकते थे। तो हमारे पास यहाँ सेल मेंशन नहीं है, हमने आर्बिट्रेरली सेल ले लिया, ईएमएफ कुछ भी ले लिया, कुछ भी कहने के लिए ई ले लिया। हमें करंट इसका नॉन लेने से ज़्यादा फायदा होगा। तो मान लिया कि करंट हमारे पास यह 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो 1 एम्पियर जब करंट फ्लो करेगा तो 1 एम्पियर करंट में कुछ करंट इधर आया, मान लो या जंक्शन में आने के बाद कुछ आया, कितना मान लिया x करंट आया, और इधर भी उतना ही जाएगा चूंकि सेम दोनों तरफ चूंकि बराबर बराबर का रेजिस्टेंस है तो इधर x एम्पियर आया तो इधर भी x एम्पियर जाएगा। अब बचा करंट कितना हमारे पास 1 एम्पियर में x और x 2x करंट चला गया तो इधर बच गया 1 - 2x करंट। अब ये x करंट आने के बाद इस जंक्शन में फिर फर्दर दो डायरेक्शन में बढ़ता है मान लो, तो इधर की तरफ मान लिया कि इधर से आया, इधर की तरफ ये y करंट गया, इधर की तरफ कितना बच गया, तो यहाँ x करंट आया, x में से y निकल गया तो इधर रह गया x - y। उसी तरह से ये x करंट इस जंक्शन में आने के बाद इधर कुछ जाएगा, इधर कुछ जाएगा, तो इधर की तरफ कुछ मान लेते। जैसे हमने कहा कि यहाँ x करंट आ रहा था और x में से इसकी तरफ रेजिस्टेंस, चूंकि हर एक का रेजिस्टेंस सेम है, तो अगर x में से यहाँ y करंट इधर चला गया तो यहाँ भी हम x में से y करंट मान सकते हैं, चूंकि अमाउंट ऑफ करंट यहाँ भी x आ रहा है, अमाउंट ऑफ करंट यहाँ भी x आ रहा है, रेजिस्टेंस सेम है। इधर अगर आप y भेज रहे तो आप इधर भी y भेज सकते हैं चूंकि इसका भी रेजिस्टेंस सेम है। तो इधर की तरफ कितना करंट जाएगा, x आया, उधर की तरफ y निकल गया तो इधर की तरफ आया x - y। अब इस जंक्शन में x - y आ रहा है, आने के बाद यहाँ पे और इधर से देख रहे हैं इधर से कितना करंट आ रहा है बच्चों, इस जंक्शन में ये वैल्यू आने के बाद कुछ करंट इधर गया कुछ इधर गया, तो मान लो इधर की तरफ Z करंट जा रहा है तो इधर कितना रह जाएगा 1 - 2x में से Z माइनस कर दो तो ये करंट इधर जाएगा। अब इधर से कितना करंट आ रहा है, इधर की तरफ करंट आ रहा है बच्चों, इधर से आ गया आपको y, इधर से आया 1 - 2x इतना, तो ये दोनों ऐड होकर के केसीएल के हिसाब से दोनों आएगा, ये और ये ऐड करो इधर आ जाएगा तो ये जगह 1 - 2x माइनस z और प्लस y इधर की तरफ आ रहा है। अब इधर की तरफ से आ रहा है x - y और x - y, तो 2x - y इधर से आ रहा है, दोनों मिल करके यहाँ आ जाएगा 2x माइनस। अच्छा, हमें करंट यहाँ पार करना है, तो यहाँ पार करना है तो इधर से ये करंट कितना आएगा, इधर से y इधर से z आ रहा है और इधर से y जा रहा है, इधर की तरफ करंट जा रहा है बच्चों y + z। चूंकि केसीएल बच्चों आपको बड़ा होशियारी से आपको करना पड़ेगा, इधर से z करंट दिखा रहे हैं, इधर से y दिखा रहे हैं दोनों, तो केसीएल में जंक्शन में आने के बाद इधर से ये दोनों इनकमिंग आउटगोइंग के बराबर हो जाएगा y + z। तो ये y + z आ रहा है, इधर से इतना आ रहा है, ये दोनों मिल करके फिर यहाँ आ जाएगा कितना, तो इधर से y + z है, y + z उधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है आपको इतना, ये दोनों मिल करके यहाँ बन जाएगा करंट y + z प्लस 1 - 2x - z + y। तो थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं हम लोग, तो y + y ये हो जाएगा 2y, z प्लस और z माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा और -2x हो जाएगा। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सही है या गलत, तो हम लोग इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं बच्चों। हमने केसीएल से
केसीएल से, क्या किरचॉफ करंट लॉ से जंक्शन में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के बाद हमें केवीएल का यूज करना पड़ेगा। अब केवीएल का यूज हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या, आफ्टर ऑल हमारा यह क्वेश्चन का डिमांड क्या है, डिमांड यह है कि किसी एक फेस के डायगोनल के अलोंग जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस निकालना है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द क्यूब बिटवीन टू कॉर्नर्स ऑफ द डायगोनल ऑफ वन फेस। किसी एक फेस में डायगोनल के अलोंग जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है, जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, वो निकालना रहता है। क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क इतना कॉम्प्लिकेट है कि आप इसको बिल्कुल सिंपल वे में नहीं कर सकते हो। तो हम लोगों ने आर्बिट्रेरली एक करंट मान लिया 1 एम्पियर, और 1 एम्पियर करंट को हम लोगों ने बिल्कुल इस सर्किट में, चूंकि हर आर्म में 12 आर्म है, 12 भुजा है, ये 12 भुजाओं में 12 आर्म में रेजिस्टेंस इक्वल है, तो उस हिसाब से हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखा दिया। और फाइनली हमने यहाँ चेक भी कर लिया कि जितना करंट इस सर्किट में इनकमिंग था उतना वो फाइनली आउटगोइंग है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सही है। अब हमें लूप लेकर के इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो हम लोग 3 लूप हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ 3 अननोन है, एक x है और एक y, एक z है। मैथमेटिक्स का रूल है, जितना अननोन होगा उतना नंबर ऑफ इक्वेशंस आपको लेना पड़ेगा। तो अब हमें 3 इक्वेशन लेना है, तो हम एक लूप ले लेते हैं लाइक दिस, D से A चलते हैं या A से D, ऐसा चलते, A से D चलते हैं, ये लूप लेते हैं हम लोग, इस डायरेक्शन में चलते हैं। कौन सा लूप लिया हमने, इन लूप A to D, A to D, D to E एंड E to H और H to फाइनली A। इस लूप में क्या क्या है हमारा, A से D चलना है, हम उल्टा डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये हो गया -x। उसके बाद इधर चलते हैं हम उसी डायरेक्शन में, +1 -2x, और z में चलते हैं तो +z हो गया। और उसके बाद फिर इधर चलते हैं, ये डायरेक्शन उल्टा है हमारा, तो ये -y हो गया, और कुछ नहीं है, इधर 0 हो गया। सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ पे -2x और -x, तो -3x और +z -y और +1 = 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 3 वेरिएबल है, किसी एक वेरिएबल के वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं, सुविधाजनक हो जाएगा। तो ये z का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो बाकी वैल्यू को इधर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x, इधर आएगा 3x प्लस y, इधर आएगा y भी प्लस 1, इधर आएगा -1। तो ये z का वैल्यू हमने निकाला, और इसको सेफ जोन में हम रख देते हैं, इसको ज़रूरत हमें पड़ेगी, को मैं खिसका देता हूँ यहाँ पे। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 1। अब हम लोग नेक्स्ट एक और लूप लेते हैं, तो इस लूप को यहाँ से मैं जगह बनाने के लिए करता हूँ आउट, है ना। अब नेक्स्ट लूप लेते हैं हम लोग, कोई एक लूप ले लेते हैं, चलो इस लूप को लेते हैं। इस लूप में चलना है, कैसे चलना है, किधर से चलना है, चलो कोई एक डायरेक्शन फॉलो करना है हमें। तो मान लो इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो यह लिखेंगे इन लूप A to H, AH, H to G, G to B एंड B to अगेन A। इस लूप में चलते हैं। इस लूप में A to H यानी Y है, और फिर इधर Y प्लस Z है, और फिर इधर चलते हैं तो 2y प्लस Z है, दिस इज Z, 2y प्लस 1 - 2x, और सेल नहीं है, 0 हो गया। तो अब ये हो गया 2y प्लस y, तो 4y आ जा रहा है। कैसे आ जा रहा है, यहाँ से y चला हमारा, और एक छोड़ रहे हैं हम लोग, यहाँ से y और y प्लस z, और उसके बाद हाँ एक चीज़ अभी हमारा जोड़ना बाकी रह गया है, एक और फेस को जोड़ना है। एक फेस B से जब हमने A चला तो ये उल्टा डायरेक्शन में चलते हैं, तो ये -x हो जाएगा प्लस y = 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y प्लस y, 2y प्लस 2y, 4y प्लस y, 5y, तो ये हो गया 5y,
और उसके बाद x ये 2x माइनस माइनस x तो -3x हो जाएगा और -3x। उसके बाद ये हो गया आपको z अब +1 x आ गया, z 1 आ गया, y आ गया इक्वल टू 0 है। अच्छा बच्चों इस 1 को अगर हम इधर कर लेते हैं तो z +1 हो जाएगा, तो z +1 हो जाएगा 3x + y। तो इसको फर्दर आगे कर देते हैं, ये -3x और प्लस z+1 को हम लिख सकते हैं 3x + y इक्वल टू 0। 3x प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5y + y, तो ये हो गया आपको 6y। 6y इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब y 0 हो गया, यानी ये y इधर की तरफ जो करंट हमारा कुछ नहीं है, y का वैल्यू 0 मिल गया। अब हमें एक लूप और लेना है, चलो y का वैल्यू हमें 0 प्राप्त हो गया। चलो अब एक काम और करना है, हमें एक लूप और लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 3 अननोन है बच्चों, तो इसलिए हमें 3 लूप लेना पड़ेगा। तो एक लूप और ले लो आप, कहीं से भी कोई भी लूप ले लो, कोई भी लूप बोले तो ये वाला लूप ले लेते हैं इस डायरेक्शन में, B से C, यहाँ लिख दो इन लूप B to C एंड C to F एंड F to G एंड G to अगेन B। इस लूप में B से चलो, B से C चलते हैं, हम डायरेक्शन में उल्टा कवर करा, तो ये डायरेक्शन उल्टा है, तो ये -x + y हो जाएगा, और C से F सही डायरेक्शन है तो +y हो जाएगा, F से G चल रहे हैं वो भी सही डायरेक्शन है, तो ये +1 - 2x - z + y, और G से B चल रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा 2y + 1 और उसके बाद -2x, इधर सेल नहीं है 0। तो अब यहाँ पे y का वैल्यू तो हमें 0 मिल चुका है, तो y को तो मैं वैसे ही ख़त्म कर दूंगा, y 0 है हमारा। अब हमारे पास क्या रह गया, x का वैल्यू रह गया। क्या क्या x का वैल्यू रह गया यहाँ पे, x का वैल्यू यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कौन कौन है। ये है -x और एक यहाँ -2x, -3x और ये -2x -5x, तो x का वैल्यू हो गया 2x, यहाँ पे 2x -4x -5x, तो ये -5x हो गया, और उसके बाद आ गया आपको प्लस -z और 1 + 1 + 2 हो गया इक्वल टू 0। अब यहाँ पे z का वैल्यू अगर हम रख देते हैं तो -5x - z का वैल्यू अगर हम रख दें यहाँ पे 3x + y - 1, z का वैल्यू रखा +2 इक्वल टू 0। 5x - y का वैल्यू 0 है, उसको ऐसे हटा देते हैं, ये हो जाएगा -3x और ये y 0 है, तो ये हो जाएगा आपको -3 माइनस प्लस, ये -3x, y 0 है तो +1 हो जाएगा और +3 इक्वल टू 0। तो 8 -8x और ये +3 को इधर कर लेते हैं, 2 है यहाँ पे, सॉरी 2 + 1 3 इधर कर लिया तो -3 कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ 3/8 एम्पियर। x मिल गया और y भी हमें मिल गया, तो यहाँ पे x का वैल्यू रख देते हैं हम लोग, x का वैल्यू मिल गया हमको 3/8। अब हमें z का वैल्यू निकालना है, तो z का वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 1 से हम z का वैल्यू आराम से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो z का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो यहाँ लिखो फ्रॉम 1 z इक्वल टू है 3x, x का वैल्यू निकल चुका है 3/8 एंड प्लस y 0 है -1, तो 3 3 या 9/8 -1, यानी 8 एलसीएम हो जाएगा 9 - 8 तो 1/8, तो z हो गया हमारा 1/8। यानी अब हमारे सॉल्यूशन में क्या क्या आ गया, x आ गया 3/8, y आ गया 0 एंड z आ गया 1/8। अब हमें a और डायगोनल यानी b और d के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो आप लिखो यहाँ नाउ
पोटेंशियल डिफरेंस बी एंड डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें इस रूट से अगर चलते हैं, अगर हम किसी रूट से चल सकते हैं, इस रूट से चलते हैं तो ये जगह पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी सी डी सी एंड प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डी सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों? यहाँ एक्स है, तो यहाँ एक्स का मतलब एक्स ही रख देते हैं पहले, उसके बाद आप सी बी चलते हो, सी बी है एक्स माइनस वाई। तो यहाँ तो वाई जीरो है, आपका वाई का वैल्यू जीरो आ चुका है, तो ये जीरो है तो एक्स प्लस एक्स 2x हो गया, और x के वैल्यू कितना है यहाँ पे 3/8, यानी 2x का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 2 और x हो गया 3/8, तो यहाँ हो जाएगा 4 यानी 3/4। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी हो जाएगा 3/4। हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो मान लो अगर ये रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे अगर बी एंड डी के बीच का रेजिस्टेंस की बात अगर हम करेंगे तो हमें करंट हमें मिल चुका है, करंट, रेजिस्टेंस और वोल्टेज की अगर बात करते हैं तो वोल्टेज वी डी बराबर होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ वी डी हो गया 3/4 और करंट हो गया करंट यानी इस डायरेक्शन में हमारा करंट कितना रह गया 2x का मतलब BD के अलॉन्ग में करंट हमारा आ गया यहाँ पे करंट 2x आ गया, तो 2x अगर यहाँ बैठाते हैं बच्चों तो करंट हो गया यहाँ पे x। एक मिनट बच्चों, इसको पहले आप जो है इसको पहले आप राइट डाउन कर लो, इसे मुझे मिटाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ से कुछ चीज़ आउट करूँगा, तो कुछ चीज़ मैं आउट करने के लिए जगह बनाना है मुझे। तो अब हमें करना क्या है, B और D के बीच में रेजिस्टेंस हमें निकालना है। B और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया हमको बिटवीन B एंड D। B और D के बीच में B एंड D के बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करना है, रेजिस्टेंस इक्वल टू व्हाट। तो पोटेंशियल डिफरेंस बी एंड डी के बीच हमें मिल चुका है 3/4 वोल्ट आ गया। अब रही बात इसके बीच में, यहाँ पे करंट हमारा 1 एम्पियर इन कर रहा है और यहाँ पे 1 एम्पियर करंट हमारा आउट हो रहा है। इसका मतलब है करंट हमारा 1 एम्पियर है, इस सर्किट में डी में इन कर रहा है और बी में आउट हो रहा है, तो करंट तो हमारा 1 एम्पियर है। तो अब ये हमें निकालना है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बराबर होता है करंट अपॉन वोल्टेज। तो ये रेजिस्टेंस V इक्वल टू, यहाँ से लेते हैं V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा वोल्टेज अपॉन करंट, तो वोल्टेज अपॉन करंट, तो वोल्टेज यहाँ हो गया आपको 3/4 और करंट आपका 1 एम्पियर है तो 3/4, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको B और D के बीच में 3/4 ओम है। लिख लो बच्चों। तो आज का क्लास आपका यहीं पे एंड होता है। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपके लिए मैं इस तरह से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा जहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। इस तरह के आपको न्यूमेरिकल्स बहुत कम साइट में मिल पाएगा। मैं आपके लिए इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा जहाँ अक्सर आप कंफ्यूज करोगे। तो आज दीजिए उस्मानी सर को इजाज़त। आप हमारे साथ बने रहें, हमें प्रोत्साहन देते रहें, इंस्पायर्ड करते रहें, हमारे साथ लगे रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमें अच्छे से कमेंट भेजें जिससे मैं आपको बेहतर से बेहतर असाइनमेंट प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।